तो अभी तक की चर्चा पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। तो सापेक्ष का मतलब है किसी इकाई की अपेक्षा में, विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर यूनिट, ये है सापेक्ष। निरपेक्ष का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू नन। क्या इसी तरीके से दिखाई देगी? अगर किसी को भी कभी अनुभव होगा तो एक ही जैसा होगा। मध्यस्थ दर्शन तो यही कहता है, अनुभव जब कभी भी किसी को होगा तो एक ही जैसा होगा। तो अगर कल भी हमको अगर अनुभव हो जाए, आपको हो जाए, तो आपको वही अनुभव होगा जो बाबा जी को हुआ था, अलग अनुभव तो नहीं होगा। कैसे होगा? तो या तो अनुभव हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो वही होगा, अलग अनुभव तो नहीं हो सकता किसी को भी। अनुभव क्रम में साक्षात्कार और बोध में बहुत सारे वेरिएशन संभव है, कम ज्यादा के। ऐसा लगता है क्या पहले होगा, क्या बाद में होगा, कितना हुआ नहीं हुआ, उसमें वेरिएशंस में एक बार फिर भी खुला हो सकता। लेकिन बोध की, अनुभव की जगह पर तो पक्का है कि एक ही सा होता है, एक ही सा होता है, वहां तो भिन्नता की संभावना नहीं है। अनुभव हो गया, इसके चेक पॉइंट क्या है? आदमी को पता चलता है। सबसे पहला चेक पॉइंट तो यही है, अपने में तृप्ति की निरंतरता बनती है। अगर लूज चेक पॉइंट कहूँ ना, कई सारे चेक पॉइंट हो सकते हैं, बट एक सबसे लूज चेक पॉइंट यह है कि अपने में तृप्ति की निरंतरता बन जाती है। उसका टेक्निकल भाषा है भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान का तनाव, भविष्य की चिंता, तीनों से मुक्ति हो जाती है। अच्छा तो लगता है सुन के कि भूतकाल का पीड़ा, वर्तमान का अंतर्विरोध और भविष्य की चिंता, आशा, ये सब से मुक्ति हो जाती है। उसकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त रहती है, सभी तीनों से मुक्ति मिल पाएगी ना। और क्या? अकर्मण्यता की तो ये नहीं जाएगी। नहीं, अकर्मण्यता तो नहीं जाएगी। ये बताता है आगे के अध्याय की अकर्मण्यता नहीं होती है। अकर्मण्यता है तो फिर ज्ञान नहीं है, वो आलस्य है, वो ज्ञान नहीं। नियम निरंतर संतुलन न्याय धर्म परम सत्य स्पष्ट है। ये कई जगह सहस्त्र ही परम सत्य है, तो उनको बात में क्या फायदा? आशय उसका ये है कि हास्य उसका ये है कि नियम तो आप कैसे पहचानते हैं, न्याय को, धर्म को कैसे पहचानते हैं? तो कोई ना कोई इकाई ही होती है जो नियम, न्याय, धर्म, सत्य को समझने वाली भी है, और कोई ना कोई इकाई ही है जिसमें नियम दिखाई देता है, न्याय दिखाई देता है, धर्म दिखाई देता है। तो ये इकाई में ही दिखता है। इकाई को हटा करके आप नियम जैसा नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो यद्यपि नियम और न्याय ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, व्यापक वस्तु की अभिव्यक्ति है, लेकिन ये अभिव्यक्ति इकाई के सहअस्तित्व में ही दिखता है। तो इकाई को ही ये बात पता भी चलता है और इकाई में ही वो प्रकटन दिखता भी है। इकाई से भिन्न, इकाई को हटा करके नियम जैसा, न्याय जैसा कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब यही है कि ये, इसका मतलब है कि ये दोनों अविभाज्य रहते हुए भी कौन क्या कर रहा है ये अनुभव में हमको पता चलता है। अगर लूज भाषा कहूं, कौन क्या कर रहा है। थोड़ा टाइट भाषा कहेंगे तो हो रहा है कह लीजिए, मैं लूज भाषा प्रयोग कर रहा हूं कि ये दोनों अविभाज्य रहते हुए भी किसका क्या भूमिका है ये पता चलता है। तो क्रिया हमको इकाई में दिखते हुए भी ये पता चलता है कि इसका आधार ब्रह्म वस्तु है, व्यापक वस्तु। इसीलिए बताया कि वो है वही, वो बार बार वो शिफ्ट होता रहेगा कि व्यापक को ही कह रहे, व्यापक को ही कह रहे, व्यापक को ही कह रहे हैं। लेकिन वो पकड़ना ये बात हमेशा पड़ेगा कि ये व्यापक को किस आधार पर कह रहे हैं। तो सहअस्तित्व में देखते हुए इकाई में जो अभिव्यक्ति या प्रकटन दिख रहा है, उस आधार पर व्यापक को देख रहे हैं, या उसके साथ ही व्यापक को देख रहे हैं। उसको हटा के नहीं देख रहे हैं कि इकाई को हटा दिए अब व्यापक में कुछ दिख रहा है। इकाई के व्यापक में संपृक्त रहते हुए
हम इकाई में क्रिया को देख रहे, फिर उसके आधार के रूप में व्यापक वस्तु को पहचान रहे, तब व्यापक को हम नियम के रूप में, न्याय के रूप में, धर्म के रूप में पहचान पाते हैं। धर्म नाम दे रही है उस एक ही वस्तु को, एक ही वस्तु। ये ना डूबी हुई है, इसलिए ये नियम है। व्यापक में डूबी है जी, ये नियम है। गिरी है इसलिए नियंत्रित है जी, ऐसा बोलते हैं ना, कहते हैं ना। और वो है तो संतुलन है, नियम है, ग्रंथ के कारण संतुलन है। और मानव के संदर्भ में देखेंगे खोजड़ी खाई की बात तो न्याय से शुरू हो जाता है, शामिल है प्लस न्याय धर्म सत्य है ना, प्लस न्याय धर्म सत्य फिर जुड़ जाता है मानव में, वो प्रमुख हो जाता है। तो पहला पेज देखेंगे ना, तो सारा विवरण हुआ। अब लौट करके मैं फिर से उस सूत्र को थोड़ा पढ़ दूं। मैं नित्य सत्य शुद्ध एवं बुद्ध परमात्मा रूपी व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए, तो अनुभव की वस्तु तो साफ हो गई, सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति या सहअस्तित्व ही अनुभव की वस्तु है। अनुभव पूर्वक स्मरण का तात्पर्य यह है कि अनुभव पूर्वक जो पूरा अस्तित्व हमको दिखाई देता है, ठीक है, उसमें से देखेंगे तो व्यापक वस्तु तो हर देश काल में रहता है, हम जहां भी जाएं वहां है। इकाई वहां नहीं रहती, इकाई कहीं होगी कहीं नहीं भी होगी, ठीक है, नहीं भी होगी। तो हम जब अनुभव पूर्वक अस्तित्व को देखते हैं तो बहुत सारी इकाइयों को देख पाते हैं। इन सब इकाइयों की जो समझ हमारे में बनती है वो स्मृति के रूप में अपने में बना रहता है। तो अभी जब हम लिख रहे, बोल रहे, तो जरूरी नहीं है कि अभी उस इकाई को हम देख रहे, उसको पहले देखा है, समझा है, अभी वो हमारी स्मृति में बना हुआ है, हम बात कर सकते हैं उस पर सारा। इकाई के संदर्भ में, व्यापक के संदर्भ में तो वो रहेगा ही हमेशा, बट इकाई के संदर्भ में ये संभव है कि हमने पहले किसी इकाई का अध्ययन किया, उसके बाद वो हमारी स्मृति में बना हुआ है, अब उस पर हम बात कर सकते हैं। जब बात करने जाते हैं तो विश्लेषण की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसको विस्तार करके बताने से अगले का कुछ ध्यान जाता है। तर्क संगत ढंग से जब उसका विस्तार बताते हैं, व्यवहार कार्य में उसका इम्पैक्ट बताते हैं, ठीक है, तो उससे अगले का कुछ ध्यान जाता है और कुछ बातें उसको पकड़ में आती हैं। तो जैसे व्यापक के बारे में, सहअस्तित्व के बारे में, प्रकृति के बारे में, स्वभाव धर्म के बारे में इतना सब बताने से भले हमको अनुभव नहीं हुआ हो, साक्षात्कार नहीं हुआ हो, बोध नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ पकड़ में आने लगता है। अगर इतना विस्तार करके नहीं बताएं तो नहीं पकड़ में आएगा। जैसे वो कहा ना भाई 5 सूत्र में पूरा अस्तित्व है, सहअस्तित्व, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति और उसका पूर्णता, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि वे बाबा आपको समझ में आता होगा इस सूत्र से, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, हमको भी नहीं आता। वो तो अब इतना सारा घिस करके उन सूत्रों का कुछ मतलब समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहा अब वो कुछ पकड़ में बनता है जी। नियम ही न्याय है भैया, वो आगे है, जब 11वें अध्याय में तो देखेंगे, अभी से क्यों उसको उठाना। सुन लूंगा मैं लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। जीवन ही नियम, ये जो 1972 की पुस्तक है ना, उसके फ्रंट में जीवन ही नियम, वो पूरा है इसके, ही जीवन है। आप सुनो तो, आप उल्टा पढ़ रहे हो उसको, वो दूसरे साइड से लिखा है। 11वें या 12वें अध्याय में अभी आएगा, मैं उसको लाने ही वाला था, लेकिन इस बार हमने सोचा कि उसको छोड़ देते हैं। बाकी अध्याय के कनेक्शन के संदर्भ में मैं उसको हर बार लाता हूं, लेकिन इस बार छोड़ दिया हूं। वो सूत्र कहता है नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही सहअस्तित्व या ईश्वर है वाला कई जगहों पे एक स्टेप में है, कई जगहों पर 2 स्टेप में। उसका अनुभव ही आनंद है, ठीक है, आनंद ही जीवन है, जीवन ही नियम है, ऐसा सूत्र है। तो जब 11वें 12वें अध्याय में उस पहुंचेंगे ना, तो उसको विस्तार से बात करेंगे करेंगे तो उसको करेंगे। 11वें 12वें अध्याय में है, तो उसका मैं आपको उस समय बता दूंगा कि ये जो वो सूत्र है वो वस्तुतः आगे के जो अध्याय है 13 से लेकर के 18 तक, उसका अंतर संबंध उसमें लिखा हुआ है, तो उसको वहीं बात करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। तो अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए विश्लेषण की इसलिए जरूरत है कि सामान्य आदमी जिसको अनुभव नहीं हुआ है उसको भी कुछ पकड़ में आए कि क्या बात कर रहे हैं।
और टॉपिक अभी हम फिक्स कर रहे हैं कि मानव व्यवहार दर्शन का करेंगे। क्यों इस टॉपिक को फिक्स किए हैं? क्योंकि बाबा जी को ऐसा लगता है कि परंपरा में कई जगहों पर व्यवहार की उपेक्षा हुई और कई जगहों पर व्यवहार को बंधन के रूप में माना गया है। कम से कम जो लोग वैसा जीते हुए दिखते हैं तो उनकी मान्यता में ये बात दिखती है कि व्यवहार बाधा है, संबंध बंधन है। ये लोगों को उलझाता है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो बाबा जी का जो सारा सोचना है वो ये है कि ये संबंध को सही के अर्थ में जिया जा सकता है और इसको जागृति में आगे बढ़ने के लिए सहयोगी साधन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जितना जितना हम संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीने का काम करते हैं उतना उतना वो हमारी आपकी जागृति में सहयोगी हो सकता है, सहयोगी हो सकता है। तो इसलिए उस मुद्दे को चुने हैं, व्यवहार को इसलिए चुने हैं कि व्यवहार को एक सीढ़ी की तरह, उसको मैं लूज भाषा थोड़ा कहूं, और मैं बार बार लूज भाषा का इसलिए प्रयोग करता रहता हूं कि पकड़ में आ जाए थोड़ी चीजें। व्यवहार को एक सीढ़ी की तरह पहचान रहे हैं जिससे हम छत तक पहुंच सके, तो उसका सदुपयोग हो जाए अपने जागृति रूपी लक्ष्य तक पहुंचने में, वैसा प्रयोग है व्यवहार का। तो इसलिए उस मुद्दे को उठाए हैं और उस पर बात कर रहे हैं। तो व्यवहार दर्शन का लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है कि व्यवहार हो जाए, उसका लक्ष्य यह है कि जागृति के अर्थ में व्यवहार का स्वरूप क्या होगा। होगा ही ना, होगा ही ना, होगा ना। इसलिए मैं तो बार बार लोगों को कहता हूँ, लोग हमसे कई बार पूछते हैं कि कितनी सूचना पर्याप्त है, ठीक है, तो मैं हर बार कहता हूँ कि तरह से सूचनाओं को देखना चाहिए। जितनी सूचना अपने जीने के संदर्भ में पर्याप्त लगती हो वो पर्याप्त। अगर साक्षात्कार बोध अनुभव के संदर्भ में देखेंगे तो बहुत थोड़ी सूचनाएं पर्याप्त है। तो मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि अगर आदमी बहुत उलझा हुआ नहीं हो तो व्यवहार दर्शन एक किताब भी पर्याप्त है लोगों को अनुभव प्रमाण तक पहुंचाने के लिए। मेरा व्यक्तिगत जो हमको बार बार लगता है इस पुस्तक को पढ़ के, वो तो ऐसा ही लगता, ऐसा ही लगता कि एक किताब भी पर्याप्त है लोगों को अनुभव प्रमाण तक पहुंचाने के लिए। है ना, काफी लंबे समय तक यही एक किताब थी जो प्रिंट में थी और सब जगह चलती थी। ये और अनुभव दर्शन 88 से अनुभव दर्शन का भी वो रहा है। तो दो ही किताब थी जो ज्यादातर चलती थी, बाकी सब तो बहुत बाद में आई है। कुछ किताबें तो हमारे जुड़ने के बाद लिखी गई हैं, जैसे मैंने कहा विकल्प है, संविधान है, ये सब तो हमारे जुड़ने के बाद लिखी गई हैं, हमारे टाइम पे नहीं थी। जो मोटा वाला संविधान है, विकल्प है, ये सब हमारे बाद की पुस्तकें। तो हमसे पहले वाले लोगों के लिए आप देखिएगा तो उनके समय में एक दो किताबें ही रही होंगी। शुरुआती लोग जो हैं वो बहुत सारा विवरण इस बात का बताते हैं कि जब व्यवहार दर्शन का द्विकरण लिखा गया था तो किस तरह से लिखा गया था, किसने उसका टाइप किया था, किसने उसका वो किया था। तो जो आदमी उसका टाइप कर रहा होगा उसके समय तक तो वो किताब भी नहीं रही होगी, वो भी नहीं रहा होगा। तो वैसे समय में भी लोग तो थे ही। बढ़िया, तो आगे चले। इस पूरे अस्तित्व को समझने वाली इकाई देखेंगे तो मानव है, मानव है। और कौन सा मानव इसको ठीक ठीक देख पाता है? तो जागृत मानव या समझदार मानव इसको ठीक ठीक देख पाता है। निर्भ्रम मानव इसको ठीक ठीक देख पाता है। तो वो अगला सूत्र कह रहा है कि मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में गण्य है। और जो अगला सूत्र है वो यही कह रहा कि मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में गण्य है। दृष्टापद प्रतिष्ठा का मतलब अस्तित्व जैसा है उसको वैसा ही देखने वाला। तो किसी पुस्तक में जागृत मानव भी होगा, हाँ, तो इसीलिए मैं उसको क्लैरिफाई कर दिया कि दृष्टापद प्रतिष्ठा में सही अर्थों में तो जागृत मानव ही होता है, क्योंकि उसी की दृष्टि शुद्ध होती है, साफ होती है। बाकी मानव भी देखता तो है लेकिन अपनी दृष्टि की मिलावट के साथ ही देखता है। तो अगर आप पूछेंगे कि क्या बाकी लोग ठीक ठीक देख पाते हैं पूरी तरह से, तो भाई मिलावट की संभावना तो रहेगी। तो यहां से देख, तो वापस
परिभाषा जो है वो मानव की, व्यवहार की, दर्शन की, दृष्टि की, विश्लेषण की, वो सब परिभाषाएं दिख रही होंगी, है। इसमें जो देखेंगे व्यवहार की परिभाषा और विश्लेषण की जो परिभाषा आई है ना, व्यवहार की और विश्लेषण की, दिख रहा परिभाषा में, वो आया तो है पहले सूत्र से। वो जो मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूं लिखा था ना, वहां से वो व्यवहार आया है, दर्शन आया है, फिर दर्शन से दृष्टि आया है और उससे विश्लेषण आया। तो ये इस सूत्र के शब्द नहीं है, ये हैं तो पिछले सूत्र के। तो वहां भी दिया जा सकता था, अभी यहां दिया है तो यहां समझ लीजिए। बट ये शब्द का प्रयोग वहां हुआ है जहां से इसको परिभाषित करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि दूसरे सूत्र में न व्यवहार है, न दर्शन है, न दृष्टि है, न विश्लेषण है। तो व्यवहार मानव तो यहां फिर भी है मानव पहले भी था। तो मानव, व्यवहार, दर्शन, दर्शन की परिभाषा में दृष्टि है इसलिए दृष्टि, और मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण था इसलिए विश्लेषण की परिभाषा। और परिभाषा देते देते ये लगा कि परिभाषा का भी परिभाषा लिखना है, तो वो भी आ गया है। अब इसमें करेक्शन नहीं, करेक्शन का मैं नहीं देखता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि भाई जहां भी लिखा है ठीक है, पढ़ लिया जाए, इसको क्या करे तरह देखना जी। और वस्तु है ही नहीं अस्तित्व में भैया, इसलिए उसको वहां पे डालने की, क्योंकि ये तीन वास्तविकताओं को फिर इधर नीचे रखा। मूल बात तो उतना ही है ना। देखिए नहीं, परिभाषा तो बहुत जानबूझ करके नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब उसका कोई बहुत मुद्दा नहीं है, क्योंकि है तो वहीं का सूत्र। आप यहां से भी लौट के पढ़ेंगे तो वापस उसी सूत्र में जाके उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। बट ठीक है, वो कोई मुद्दा नहीं है। तो अब परिभाषाएं देख लेते हैं एक एक करके। मानव का लिखा है, मनाकार को साकार करने तथा मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाले को मानव की संज्ञा है। मनाकार को साकार करना जो है वो मुख्य रूप से उत्पादन और बाहर किसी क्रियाकलाप को करने के संदर्भ में। तो हम अगर कुर्सी बनाते हैं तो कुर्सी का चित्र पहले हमारी कल्पनाशीलता में, हमारे मन में यानी जीवन में पहले बनता है। मन में कुर्सी का आकार बनता है, बाद में बाहर बनाते हैं। हम घर बनाते हैं तो उसका डिजाइन पहले मन में बनता है, फिर कागज पे बनाते हैं, फिर उसको जमीन पर वास्तव में बनाते हैं। वही ये जो मनाकार लिखा है ना, इसमें पूरा कल्पनाशीलता शामिल है। चित्रण, विश्लेषण, तुलन, चयन, आस्वादन मिला करके वो बनता है। तो यहाँ मन का मतलब वो पूरा है, जिसे B2 ब्लॉक कहते हैं सामान्य रूप से, विचार का आयाम। तो वहाँ मनाकार का उसी अर्थ में प्रयोग है। तो मनाकार को साकार करने का मतलब है हमारे अंदर जो आकार बना उसको हमने बाहर भी बना लिया। ये उत्पादन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आदमी इसमें सफल हुआ है। तो आप दर्शन में देखेंगे बहुत बार तो ये लिखा मिलेगा कि आदमी ने मनाकार को तो साकार कर लिया, मन स्वस्थता अभी बाकी है। मन स्वस्थता का मतलब है जीवन का स्वस्थ होना। जीवन के स्वस्थ होने का मतलब है उसमें संगीतमयता होना या सुख की निरंतरता होना, सुख, शांति, संतोष, आनंद होना, ये जीवन के स्वस्थ होने का मतलब है। तो मन स्वस्थता का आशावादी तो हर मनुष्य है, हर मनुष्य चाहता है सुखी होना। तो आशावादी हर मनुष्य है। प्रमाणित करने वाला जो अगला लिखा हुआ है वो जागृत मनुष्य है। मन का स्वस्थ होना यानी अपने में सुख, शांति, संतोष, आनंद का होना। इसका आशावादी तो हर मानव है, चाहता हर मानव है। लेकिन इसको प्रमाणित कौन कर पाता है, ये होता किसमें है, तो जागृत मानव में। तो आशावादी हर मानव है, प्रमाणित करने वाला जागृत मानव। तो ये है मानव की परिभाषा। जी जी, कोई बात नहीं। अभी हमारी जो स्थिति है ना उसमें हम चाहते तो हैं सुखी होना, लेकिन हो नहीं पाते हैं। इसका मतलब हम सुखी हैं ये प्रमाणित हो नहीं पाता है। लेकिन जागृत मानव इसको प्रमाणित कर देता है कि मैं सुखी हूं, कैसा भी स्थिति परिस्थिति होता है मेरा सुख बना रहता है। हम नहीं कर पाते अभी उसको प्रमाणित। हाँ वही,
हम लोग नहीं कर पाते हैं प्रमाणित, अभी थोड़ा स्थिति बिगड़ता है तो हम भी बिगड़ जाते हैं कि नहीं। जागृत मानव में रहता है कि स्थिति बिगड़ती रहे, हम नहीं बिगड़ते हैं। तो ये है मानव। आगे देखेंगे व्यवहार है, एक से अधिक मानव, ये सब टेक्निकल परिभाषाएं हैं। एक से अधिक मानव एकत्र होने के लिए अथवा होने में जो श्रम नियोजन है उसे व्यवहार संज्ञा है। इसका मतलब है ये जो अखंडता को पाना है ना, एक से अधिक मानव का एकत्र होना तो भीड़ में भी होता है, वो भीड़ का कोई मतलब नहीं है। एक लक्ष्य और एक कार्यक्रम के अर्थ में जुड़ जाना जो अखंडता है ना, वो व्यवहार पूर्वक ही होता है। सही व्यवहार पूर्वक ही वो अखंडता आ पाती है, एक बड़ी इकाई बन पाती है। वह छोटी छोटी इकाई डिसऑर्गेनाइज ढंग से रहती है, अव्यवस्थित ढंग से रहती है, बड़ी इकाई नहीं बन पाती। तो वही कह रहे हैं कि एक से अधिक मानव एकत्र होने के लिए अथवा होने में जो श्रम नियोजन है उसे व्यवहार संज्ञा है। इन्वेस्टमेंट, ये श्रम नियोजन कोई बाहर का श्रम नियोजन नहीं है, फावड़ा चलाने वाला श्रम नियोजन नहीं है। जीवन क्रियाओं का जो इन्वेस्टमेंट है उसको श्रम नियोजन कह रहे हैं कि आप अपनी कल्पनाशीलता को इन्वेस्ट तो करेंगे ही ना, जीवन क्रियाओं को इन्वेस्ट तो करेंगे अखंडता के अर्थ में, वो व्यवहार अपने अलावा और मानव एकत्र करने के लिए, जी, साथ साथ होने के लिए, हाँ, जी साथ साथ जीने के लिए, साथ होने के लिए जो हम अपनी कल्पनाशीलता जी, नियोजन करते तो अपनी कल्पनाशीलता का नियोजन करेंगे। बाद में देखेंगे तो शरीर से भी कुछ करना होगा तो करेंगे, हैं, सेवा करेंगे, ठीक है, सेवा करेंगे, बात करेंगे, जो कुछ भी करना होगा करेंगे, शिक्षा संस्कार करें। है ना। जैसे सिविल को अब ये व्यवहार कहें, जी भैया, इस परिभाषा से चलेंगे तो व्यवहार ही है। और जो ये पॉलिटिकल पार्टियों की जो मीटिंग होती है वो व्यवहार नहीं है। वही, अब वो क्या करते हैं उसी से तय होगा कि व्यवहार है कि नहीं है। अगर सही अर्थों में पॉलिटिकल पार्टी हो और उस अर्थ में बैठा हो कि देश का भला होना है तो व्यवहार हो भी सकता है, लेकिन अगर वो इसी बात के लिए बैठे हो कि अपना अपना हिस्सा पाना है, अगली बार फिर से अपनी सरकार कैसे बनानी है, तब तो उसमें व्यवहार कुछ है नहीं, उसमें तो छल कपट पाखंड सब रहता है। तो एक आदमी नेता बनता है तो सबसे पहले ये कोशिश करता है कि बाकी दूसरा हमारे पास नहीं आ सके, कम से कम 10 फीट दूर रहे। जागृति के अर्थ में जो किया गया कार्य है वो सब व्यवहार में आएगा। जी जी, ट्यूब जला रहे हैं तो दिख नहीं रहा था। जागृति के अर्थ में जो व्यवहार करते हैं उसी में क्रिया प्रक्रिया समाज है ना, उसको आगे करेंगे। अभी सब 8वें 9वें अध्याय तक आता रहेगा। जो मैंने कहा ना कि ये विधि जो लिखने की है, ये विधि संपूर्णता से चल रही है, तो जितनी चीजें अभी आनी शुरू हो गई हैं यही व्याख्या आगे होती रहेगी। अभी जड़ चैतन्य को परिभाषित कर दिए एक एक लाइन में, अभी अध्याय 4 पर जाएंगे तो चैतन्य के बारे में कई कई पेज पढ़ेंगे हम, कई कई पेज पढ़ेंगे। ऐसे ही अभी दर्शन के बारे में कुछ कह दिए, दृष्टि के बारे में कुछ कह दिए, 9वें अध्याय में जाएंगे तो उसको बहुत विस्तार से फिर से पढ़ेंगे। तो अभी बहुत रिपीटेशन आएगा एक के बाद एक। मैं वापस वो सबको पीछे पीछे कनेक्ट कर दिया करूंगा, तो धीरे धीरे खुलेगा। ये वैसा ही है, अनफोल्ड होता रहेगा एक के बाद एक, क्योंकि शुरू कर रहे हैं हम संपूर्णता के साइड से, संपूर्ण के साइड से। तो ये ऐसा है जैसे आप कहेंगे ये IIT कानपुर है, फिर आप उसके बारे में बताना शुरू करिए। पहला ही लाइन जो है ये IIT कानपुर है, उसमें तो आपने बता दिया उस मूल वस्तु को। अब वो सब का विस्तार चल रहा है, तो घंटा भर जितना भी बताएंगे उसके बाद IIT कानपुर का पिक्चर आपको और ज़्यादा बढ़िया क्लियर होगा। फिर ये IIT कानपुर है कहते ही बहुत सारी और बातें आपके मानस में आ जाएंगी जो पहली बार में नहीं आई होंगी। तो एक एक स्टेप खुलेगा अभी धीरे धीरे। तो जागृति के लिए व्यवहार को क्या कहते हैं, भोग के लिए को क्या कहते हैं, निर्वाह के लिए को क्या कहते हैं, वो सब का नाम आएगा अभी आगे आएगा। ऐसे ही दर्शन कह रहे हैं, दृष्टि से प्राप्त समझ, अवधारणा और अनुभव ही दर्शन है। इसी को हम लोग सामान्य रूप से समझ के रूप में कहते रहते हैं, लेकिन बहुत बारीक करेंगे तो समझ, अवधारणा, अनुभव, ये सब में टेक्निकल थोड़े थोड़े अंतर है। समझ और अवधारणा बुद्धि की जगह की बात है, अनुभव आत्मा के जगह की बात है। बट ये सब फाइन बारीकियां हैं जिसको बहुत करना अनिवार्य नहीं है अध्ययन क्रम में।
जितना हो जाए उतना बहुत है आगे चलने के लिए। इसमें चूंकि दृष्टि आ गई तो दृष्टि को परिभाषित किए, और चूंकि हम व्यवहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं इसलिए दृष्टि को व्यवहार के संदर्भ में परिभाषित कर रहे हैं कि व्यवहार को देखने से पहचानने और मूल्यांकन करने की क्रिया दृष्टि। यहाँ वास्तविकता व्यवहार है जी, अदरवाइज आप जनरल कहते तो बनता वास्तविकता को देखने, समझने, पहचानने, मूल्यांकन करने की क्रिया दृष्टि। लेकिन यहाँ कौन सी वस्तु का हम बात कर रहे हैं? तो व्यवहार का, इसलिए व्यवहार को वहां रख लिए। यहाँ तो वास्तविकता लिखा और नहीं बुक में। हाँ होगा ना, हमारे में व्यवहार है, हमारे में व्यवहार है। वास्तविकताओं को देखने, समझने, पहचानने, तो ये देखना समझने का मतलब जानना मानना वाली बात है क्या? दोनों जानना ही है दीदी, यहाँ पर तो देखना समझना दोनों यहाँ जानना ही है। ये अलग अलग शब्दों का सिर्फ प्रयोग किया हुआ है जिससे ध्यान चला जाए, जिससे ध्यान चला जाए। और ये मूल्यांकन करना इसलिए जोड़े हैं क्योंकि मूल्यांकन पूर्वक ही उस इकाई का वैल्यू हम तय करते हैं। जो मूल्यांकन किया हमने अपनी दृष्टि के साथ, उसी हिसाब से ये तय करते हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है। महत्वपूर्ण है तो हमारा लक्ष्य बनेगा, महत्वपूर्ण नहीं है तो हमारा लक्ष्य नहीं बनेगा। तो अध्याय 9-10 में जब हम बात करेंगे दर्शन दृश्य दृष्टि का या लक्षण लोक आलोक लक्ष्य का, तो वो लक्ष्य बनने के लिए दृष्टि पूर्वक जो हमने मूल्यांकन किया और उसमें कुछ महत्वपूर्ण दिखे तब तो लक्ष्य हमारा। तो अगर शिविर आप पहली बार करने आए हैं, कुछ बात इसमें आपको छू जाएगी तो आगे इसको सुनना आपका लक्ष्य बनेगा। तो जैसे मूल्यांकन तो अनुभव गुण होने के बाद ही होता है, सही सही मूल्यांकन है। हाँ वही है ना, तो समग्रता का मूल्यांकन तभी हो पाएगा, लेकिन जो भी हम समझ पाते हैं सही है ना, तो उतना मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करें और हम लगेगा हमारे महत्वपूर्ण है तो हम उसमें आगे। वैसे ही चलेगा आदमी, और कैसे चलेगा। अच्छा, फिर वही आवर्तनशीलता जीवन में तो होती क्रियाओं की है ना जी। तो जो भी हम देखे, जितना देख पाए दृष्टि के अनुसार, जितना समझ पाए, जितना पहचान पाए जी, और जैसा निर्वाह कर पाए, निर्वाह करने के पहले मूल्यांकन होता है। जी, पहचानने की जगह पर ही मूल्यांकन शुरू हो जाता है, मूल्यांकन शुरू होता है, शुरू हो जाता है, फिर वैसा निर्वाह करते हैं। फिर वैसा निर्वाह करते हैं। तो फिर उसका वही तो अगर हम आपको संबंधी के रूप में पहचानते हैं तो एक तरह से निर्वाह करते हैं, निर्वाह करते हैं। विरोधी के रूप में पहचानते हैं तो दूसरी तरह से निर्वाह करते हैं। फिर ये पूछना था, ये जो अवधारणा वाली बात है ना, अवधारणा वाली बात तो है ना, मतलब अनुभवगामी विधि में जो साक्षात्कार बोध है वो धारणा, उसको अवधारणा कह रहे हैं। जी अनुभवमूलक धारणा, जी, अनुभव मूलक धारणा है या प्रमाण बोध भी उसको कहते हैं। हाँ प्रमाण बोध कह सकते हैं, ये साक्षात्कार बोध हो गया है ना। तो दृष्टि से प्राप्त समझ, जितनी भी समझ बनी, जैसी दृष्टि वैसी समझ है ना, तो ये परिभाषा देख के ही लग रहा है कि अध्ययन विधि में भी परिभाषा है, तभी दर्शन समझ अवधारणा सब शब्द को प्रयोग किया। उसके बाद फिर अनुभव। जी जी, फिर अनुभव पूर्वक प्रकृति का दर्शन या अनुभव मूलक प्रमाण बोध, वो धारणा, वो नहीं बात किए हैं लेकिन करेंगे तो आगे भी जाएगा वो। आगे चले। परिभाषा की परिभाषा तो बहुत बार देख ही चुके हैं हम लोग। अर्थ को इंगित करने के लिए प्रयुक्त शब्द समूह की परिभाषा संज्ञा है। तो अब आप धीरे धीरे देखेंगे ना इसमें। तो ये जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, ये सब में हमेशा ये कोशिश करने की जरूरत है कि ये शब्द से हम अर्थ की तरफ, वस्तु की तरफ अपने ध्यान को ले जा सकें। तो ये सारे शब्द, ये पूरी पुस्तक, मेरा बोलना, ये सब इसलिए है कि वस्तु की तरफ हमारा ध्यान जाए। तो देखने की जगह तो वस्तु है, देखेंगे तो वस्तु को। शब्द में क्या दिखेगा? दिखेगा तो वस्तु में, लेकिन उस वस्तु की तरफ ध्यानाकर्षण हो सके इसलिए हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे ध्यान दिलाएं किसी का? तो शब्द एक सशक्त माध्यम है, पावरफुल टूल है किसी का ध्यान दिलाने का। तो जब भी ऐसा लगे कि शब्दों में उलझन बढ़ रही है, तो इमीडिएटली इस बात का कोशिश करें कि इस शब्द से जिस वस्तु को दिखाने का कोशिश किया जा रहा है उसको पकड़ने का कोशिश करें। उस वस्तु का भी अनुमान जितना साफ बनता जाएगा ना, लौट करके आप शब्दों को ज्यादा ठीक से पकड़ पाएंगे।
तो अगर किसी जगह पर ये लगे कि शब्दों की उलझन बढ़ रही है, तो क्या बात कहना चाह रहे हैं उस वस्तु पर ध्यान देना शुरू करें, तो उससे क्लैरिटी बनेगी लौट करके शब्दों की भी। तो मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि ये सारे डिस्क्रिप्शन को सुन करके उस वस्तु को देखने का प्रयास किया जाए। जितना भी उसका अनुमान बनेगा, जितनी भी झलक मिलेगी, आधी अधूरी जैसी भी मिले, कम से कम वस्तु का कुछ तो सेंस बनना शुरू होगा। लौट लौट करके शब्दों को फिर हम और प्लेसमेंट कर सकते हैं, बट वो वस्तु देखने वाला काम नहीं करेंगे तो कई बार शब्द बैठाने में हमारा बहुत सारा समय खराब हो जाता है। मैं उसको खराब होना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमको मुद्दा तो वस्तु देखना है, मुद्दा तो वस्तु देखना है। जी, गिना जाता है, गण्य ये हिंदी है, उसका मतलब है गिना जाता है, आता है। तो दृष्टा पद प्रतिष्ठा में कौन है? तो जागृत मानव है। ऐसे ही विश्लेषण का लिखा है, परिभाषाओं का प्रयोजन के अर्थ में व्याख्या की विश्लेषण संज्ञा है। तो विस्तार से जो हम बताते हैं उसको विश्लेषण कह रहे हैं, और ये विस्तार से बताने का पर्पस क्या है उसको अगर देखेंगे तो प्रयोजन से आदमी जुड़ पाए, सार्थकता से जुड़ पाए, उसका जो अस्तित्व में भागीदारी है उससे वो जुड़ पाए, अपने प्रयोजन से जुड़। जी जी। ये थोड़ा धारणा और अवधारणा थोड़ा समझिए। अब इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है। अनुभव मूलक विधि से जो बुद्धि में होता है उसको धारणा कहते हैं। अनुभव मूलक विधि से जो बुद्धि में प्रकृति दर्शन होता है उसको धारणा कहते हैं। वो सही का ही होगा, उसमें कोई गलती की संभावना तो होगी नहीं, और संपूर्णता में ही होगा, कुछ छूटा हुआ नहीं है। अब अनुभव से लौट के आ रहे हैं तो धारणा सही का ही है और संपूर्णता में। अनुभव गामी में जब हम चल रहे हैं, बिना अनुभव के जब हमने क्रम से अध्ययन पूर्वक समझने का कोशिश किया है, तब हमारी बुद्धि में जो समझ में आता है प्रकृति के बारे में उसको अवधारणा कहते हैं। अव का मतलब होता है थोड़ा लोअर कैटेगरी का, थोड़ा नीचे, ठीक है। तो उसको अवधारणा इसलिए कह रहे हैं कि वो धारणा से थोड़ा कम कैटेगरी का चीज है तो बुद्धि के जगह पे, लेकिन धारणा जितनी साफ है, जितनी स्थिर और दृढ़ होती है, जितनी सही होती है, ये वाली उतनी नहीं है, क्योंकि संपूर्णता के बिना है, अनुभव के बिना है, इसलिए उसको नाम दिया है अवधारणा। अव का मतलब होता है थोड़ा लोअर कैटेगरी, उपसर्ग है, थोड़ा नीचे का, थोड़ा कम का। तो धारणा से थोड़ा कम का जगह है ये। तो साक्षात्कार बोध प्रमाण बोध की तुलना में थोड़ी छोटी चीज है, थोड़ी छोटी चीज है। मतलब वो जो धारण की है जो वस्तु, जैसे सुख धर्मी जी, तो किसी वस्तु की जो धारणा होती है वो हमको बुद्धि की जगह पर ठीक ठीक दिख पाता है, जिसको धर्म कह रहे हैं। अपना भी और बाकी प्रकृति का भी हमको बुद्धि की जगह पर ठीक ठीक अपने में दिख पाता है, दिख पाता है। तो भैया जैसे विश्लेषण, परिभाषाओं का प्रयोजन के अर्थ में व्याख्या की विश्लेषण संज्ञा जी, है ना। अब इसमें प्रयोजन, अस्तित्व का प्रयोजन भी कह सकते हैं क्या? इसमें प्रयोजन तो किसी इकाई का होता है। जिस इकाई की व्याख्यायित करने जाएंगे, जिस इकाई का विश्लेषण करेंगे, उस इकाई को प्रयोजन से जोड़ करके करेंगे। तो मानव का विश्लेषण करेंगे तो मानव के प्रयोजन से जोड़ के करेंगे। पेड़ पौधों का विश्लेषण करेंगे तो उसको प्रयोजन से जोड़ करके करेंगे। जी जी प्रयोजनीयता जी। तो अस्तित्व में जो उसकी भागीदारी होती है उसको प्रयोजन या प्रयोजनीयता कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता में सबसे हाईएस्ट प्रयोजनीयता है कि अस्तित्व में किसी वस्तु की जो भागीदारी है, जो भूमिका है, उसी के अर्थ में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। इससे बेहतर तो कुछ कर ही नहीं सकता आदमी, क्या करेगा। तो परिवार की सीमा में जब हम सुविधाओं को प्रयोग करते हैं तो उपयोग कहते हैं। समाज की सीमा में उसको जब करते हैं, समाज और व्यवस्था की सीमा में, तो सदुपयोग कहते हैं। और अस्तित्व में वो वस्तु जिस अर्थ के लिए है हम उसी अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं, अन्यथा कुछ करते ही नहीं है। तो ये हाईएस्ट जगह है जिसको प्रयोजनीयता कहते हैं। इसमें क्या करेंगे तो अपना मन, तन, धन जो कुछ भी होगा उसका हर क्षण हाईएस्ट सदुपयोग, अधिकतम सदुपयोग करेंगे। उसकी पराकाष्ठा है, उससे ज्यादा क्या करेंगे। और समाज सार्वभौम में जी, फिर यहाँ व्याख्या का मतलब क्या है? डिटेल बताना, डिटेल बताना। ये डिटेल दोनों चीज का बताया जाता है, वस्तु के रूप गुण का भी बताया जाता है
और जीने के संदर्भ में आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे व्यवहार में, कार्य में, उसका भी विस्तार किया जाता है। व्याख्या में ये दोनों चीज होता है, रूप गुण का भी हम बहुत सारा विवरण देते हैं और जीने के संदर्भ में उसको प्रयोग कैसे करना है, उसका स्वरूप क्या बनेगा, उसका भी विवरण देते हैं। ये दोनों व्याख्या है। विशेष रूप से आख्यायित करना, ऐसा व्याख्या का मतलब होता है। विस्तार से, विशेष रूप से आख्यायित करना। आख्या कहते हैं किसी को विस्तार करके बताने को आख्यायित। आख्यान भी बोलते हैं। आख्या मांगी जाती है कई बार। नहीं, आख्यान शब्द हाँ, कहते हैं ना, आख्या भी शब्द है हिंदी में। तो उसको विशेष रूप से विस्तार से जो हम करते हैं ना, वो व्याख्या है। तो ये विस्तार की संभावना कहाँ है? तो रूप और गुण की सीमा में है, और आगे देखेंगे तो जीने के संदर्भ में प्रयोग करने की जगह पर है। आगे चले। आगे कहते हैं व्यापक, पूर्ण और इकाइयां अनंत। तो पहला सूत्र में देखेंगे ना, तो पूरा अस्तित्व का डिस्क्रिप्शन दिया, सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, उसको समझने वाला मानव। तो ये जो दो वस्तु हमने पहचानी, व्यापक और प्रकृति, उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया कि व्यापक पूर्ण है और इकाई अनंत है। जो सत्ता में संपृक्त प्रकृति या व्यापक में संपृक्त प्रकृति हमने पहले सूत्र में पहचाना था, उसी को फैला रहे हैं। तो व्यापक के बारे में कुछ बताया, प्रकृति के बारे में कुछ बताया। तो क्या बताया? तो कहा व्यापक पूर्ण है और इकाइयां अनंत है। तो फिर से परिभाषित किए हैं व्यापक को, जो सर्वदेश काल में विद्यमान है तथा नित्य वर्तमान है। पता ही है आपको तो ये परिभाषा। इकाई को कह रहे छह ओर से या सभी ओर से, एक ही मतलब है। सभी ओर से कहिए तो भी, छह ओर से जो भाषा आती है वो इसलिए आती है कि कोई भी इस वस्तु को देखेंगे ना, तो इसका 6 साइड है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर नीचे। ऐसा 6 है, इसलिए 6 ओर से कहते हैं। आप उसको सभी ओर से कह लीजिए तो भी वही बात है, 6 ओर से कहिए तो भी वही बात जी। तो जैसा 4 दिशा भी लोग कहते हैं, ठीक है, और बढ़ाते हैं तो 8 दिशा कहते हैं, और बढ़ाते हैं 10 दिशा कहते हैं, एक जगह पे आके अनंत दिशा कहते हैं। है भी, जितना मन हो उतना टुकड़ा कर लीजिए, घर का खेती है। तो ऐसा है। तो व्यापक हो गया। इकाई को कह रहे 6 ओर से, यानी सभी ओर से सीमित पदार्थ पिंड की इकाई संज्ञा है। व्यापक वस्तु में संपूर्ण इकाइयां सहअस्तित्व में अविभाज्य रूप में वर्तमान है। ये जो अनंत कहा इकाइयों को, व्यापक को पूर्ण कहा, तो पूर्ण की परिभाषा आएगी, पीछे हम लोग उस पर थोड़ा बात कर दिए हैं, अदरवाइज आगे आएगा कि इसमें बदलाव नहीं होता है, एक जैसा बना रहता है, अपरिणामी है, इसलिए इसको पूर्ण कहते हैं। ये परिभाषा आगे आएगी। अनंत को अभी ही दे दिए हैं। संख्या में अग्राह्य क्रिया, यानी जिसको गिन नहीं सकते हैं, कि अनंत संज्ञा है, जिसको मानव गिनने में असमर्थ है अथवा गिनने की आवश्यकता नहीं बनती, यही अनंत है। तो जैसे अस्तित्व में कितनी इकाइयां हैं, इसका उत्तर यही है, आप मनुष्य की आवश्यकता से अधिक है। वरना करते रहिए गिनती। वो हमारे यहाँ बचपन में कहानी सुनाते थे एक की, मतलब किसी जगह पर कि एंडलेस कहानी एक हो ऐसी जो कभी खत्म नहीं हो। ऐसा एक कोई शर्त था किसी जगह पर कि ऐसी कहानी बताओ जो कभी खत्म नहीं हो। ठीक है, तो कहता है एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। फिर क्या हुआ? तो कहा एक चिड़िया उड़ गई। फिर क्या हुआ? तो कहा दूसरी उड़ गई। फिर क्या हुआ? तो भाई तीसरी उड़ गई। गिनते रहिए इसको, ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। और आपको खत्म नहीं करने वाली कहानी सुनानी है ना, लंबी कहानी बोलते हैं, बहुत लंबी सुनाना है वो, इतनी लंबी जो कभी खत्म नहीं हो। तो उसका डिजाइन वही है, आप उड़ाते रहिए एक के बाद एक, अपना गिनती सिखाते रहिए उसको, 1 2 3 4 10 11 12 चलता रहेगा। तो ऐसा है अनंत। फिर ये जो हमने पढ़ा, देखिए हमने व्यापक में संपृक्त प्रकृति से शुरू किया, व्यापक और प्रकृति के बारे में कुछ बता दिया। अब संपृक्तता के बारे में कुछ बताएंगे। क्या बताएंगे? तो संपृक्तता जो है, जिसमें व्यापक और प्रकृति अविभाज्य है, ये अविभाज्य रहते हुए व्यापक का, मैं लूज भाषा कहूं तो व्यापक का प्रभाव या व्यापक की महिमा इकाई में किस रूप से दिखाई देती है। और कौन सी इकाई में? तो मानव में। कौन से मानव में? तो समझदारी या जागृत मानव में, क्योंकि उसी में ठीक से दिखेगा।
तो संपृक्तता के फलस्वरूप एक जागृत मानव में क्या दिखता है, कैसा दिखता है, व्यापक की अभिव्यक्ति कैसी दिखती है। और इस समय थोड़ा लूज भाषा प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि बहुत टाइट करेंगे तो भाषा नहीं बनेगा। तो कह रहे, नीचे से शुरू कर रहे, व्यापक सत्ता जागृत मानव में से के लिए, इस पर आऊंगा बाद में, कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। इसको पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि अनुभवगामी विधि अध्ययन विधि में बात को शुरू किए। तो चलते समय सबसे नीचे से जब काम करना शुरू किए हैं तो जो B3 B4 है वो कार्य व्यवहार काल है, जहां नियम दिख रहा है। उससे ऊपर विचार में देखेंगे तो समाधान दिख रहा है, उससे ऊपर अनुभव में देखेंगे तो आनंद दिख रहा है। लौट करके जो अनुभव मूलक अभिव्यक्ति है उसको आचरण कह रहे हैं, और उसमें जो दिख रहा है उसको न्याय नाम दिए। ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है। जनरली हम लोग नियम न्याय धर्म सत्य को प्रयोग करते हैं तो कई बार हम व्यवहार में न्याय, कार्य में नियम को रखते हैं, लेकिन ये एक दूसरा ढंग है। आप प्लेस करना चाहें तो ये कर लीजिए, वो ढंग तो खुला ही रहता है। प्राप्त है, 1 मिनट आता हूं। क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संपृक्त अविभाज्य रूप में विद्यमान है, यही सहअस्तित्व है। अब आप इसमें कहेंगे कि ये समाधान क्या है? ठीक है, तो समाधान तो इकाई में दिखता है, विचार के आयाम में। जागृत मानव में दिखता है विचार के आयाम में। लेकिन ये समाधान कहां से आया है? तो अनुभव की रोशनी से आया है। तो अनुभव का रिफ्लेक्शन है ये। अनुभव किस बात का हुआ है या किस बात में हुआ है? तो व्यापक में। तो व्यापक का एक तरह से रिफ्लेक्शन हमको अनुभव में मिलता है, उसका डबल रिफ्लेक्शन हमको विचार में, समाधान में मिलता है। तो अगर अनुभव में मैं उसको बिंब कहूं तो यहां प्रतिबिंब कहलाएगा, या वहां प्रतिबिंब कहूं तो यहां अनुबिंब कहलाएगा। जो बिंब प्रतिबिंब अनुबिंब प्रत्यानुबिंब एक एक बढ़ाते रहते ना, वो ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं व्यापक को बिंब कहूं अगर, और अनुभव में मैं उसको प्रतिबिंब कहूं अगर, तो विचार में समाधान अनुबिंब है। फिर जो नीचे उतरेगा वो प्रत्यानुबिंब होगा। तो वही व्यापक वस्तु जो अनुभव काल में आनंद के रूप में दिखता है, इसका क्या मतलब है कि उसमें अनुभव पूर्वक इकाई अपने में तृप्त रहती है। उसमें की स्थिति में इकाई को किसी और चीज की जरूरत नहीं महसूस होती, और ना आदमी उसमें बोर होता है। अभी हम लोगों को जो मिला रहता है वो पर्याप्त नहीं लगता, कुछ और ढूंढते हैं, या थोड़ी देर में उसमें बोर हो जाते हैं। लेकिन व्यापक ऐसी वस्तु है कि उसमें अनुभव काल में, अनुभव की स्थिति में अपने में आनंद की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर ठीक ढंग से देखेंगे तो आनंद क्रिया के रूप में भी आप देख सकते। तो जागृत मानव में बुद्धि की एक क्रिया है आनंद। मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो अस्तित्व बोध और आनंद क्रिया है, क्रिया है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ये आनंद का आधार क्या है, तो व्यापक वस्तु में अनुभव है। ठीक है, इस रूप में व्यापक वस्तु आनंद रूप में प्राप्त है, ये भाषा दे रहे, ये भाषा दे रहे। ये तो अनुभव की जगह पर हुआ। मैं इसका आस्वादन की जगह पर एक सिंपल उदाहरण देता रहता हूं, आप रिफ्लेक्ट करना, हमको लौट के इस पर प्रश्न नहीं पूछना। वो ये है कि आप दही खाते हो, खा रहे, अभी कोई मट्ठा पी रहे थे, बता रहे थे खट्टा है। ये खट्टा जो है ना, ये जीवन की क्रिया है। आप मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में देखेंगे तो मन में खट्टा एक क्रिया है। तो जीवन की एक क्रिया है खट्टा। अगर इस खट्टा को खट्टे के रूप में देखेंगे तो जीवन की क्रिया है कि नहीं? लेकिन वस्तु रूप में आप जब इसका विवरण देते हैं तो आप कहते हैं दही खट्टा है। उसका तो जीवन क्रिया से लेना देना नहीं कि नहीं? तो जीवन में खट्टा लगने का क्रिया दिखता है, लेकिन खट्टा कौन है अगर उसको देखेंगे तो दही है। तो आनंद क्रिया को आप देखने जाएंगे तो जीवन है। लेकिन ये जीवन किस चीज का स्वाद ले रहा है जहां उसको आनंद मिल रहा है? तो वो व्यापक वस्तु है, वो व्यापक वस्तु है। इस रूप में आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों उसको आनंद कह रहे हैं, क्यों उसको ज्ञान कह रहे हैं, क्यों उसको समाधान कह रहे हैं,
क्यों उसको नियम कह रहे हैं, क्यों उसको न्याय कह रहे हैं, वो सब पकड़ में आएगा कि अभिव्यक्ति तो सहअस्तित्व में है। ठीक है, ये दही का खट्टा लगना तो जो है वो जीवन जब उसको चखता है उसके साथ ही उसके खट्टा होना प्रमाणित होता है। तो सहअस्तित्व में आनंद की क्रिया घटित हो रही है जीवन में, लेकिन जीवन किस वस्तु का आस्वादन कर रहा है, अगर मैं लूजली कहूं तो ब्रह्म वस्तु का, व्यापक वस्तु का आस्वादन कर रहा है। इसलिए व्यापक वस्तु आनंद स्वरूप है, जीवन में आनंद की क्रिया होती है। ये ऐसा ही है कि दही खट्टा है, हमको खट्टा लगता है, इस पर रिफ्लेक्ट करना और प्रश्न नहीं इस बात पर। ठीक, ये आनंद क्यों कह रहे हैं उसको ना, ये उसका उत्तर है। अब बताइए, आप कुछ कह रहे थे, मैंने रोक लिया था। मैं ये बोली थी जैसे एक अनुमान बनना था, मेरे अनुभवगामी जैसे कार्यव्यास से शुरू करें जी नियम पूर्वक हम कार्यव्यास करें, जी देखे सोचे, फिर विचार काल में समाधान के रूप में जी अनुभवगामी विधि में जो हम निष्कर्ष निकलते हैं जीवन में, है ना, तर्क संगत जो जी की कसौटी पे जो निष्कर्ष निकलते हैं, तो समाधान की ओर गति होती है उसमें। जी जी तो बिल्कुल होती है, गति होती है, होती है। लेकिन क्या उसको समाधान कह सकते हैं? मैं तो अभी कहूंगा अच्छा, कहूंगा कि वो समाधान है। पूछिएगा कौन सा समाधान है, तो मैं कहूंगा अनुभव के बिना जीवन में जितना समाधान हो सकता है वो है, और होता है, हाँ, होता भी है, होता भी है, होता भी है। होता है वो। उसको ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब अनुभव के बाद ही होता है, वो सर्वतोमुखी समाधान है, जी है ना? है ना। तो मैं तो उसके लिए समाधान को प्रयोग करता हूं कि है, हाँ, इसलिए पूछ रही थी मैं। है। फिर देखेंगे इसमें जो शब्द आए उसकी नीचे परिभाषा लिखी हुई है। काल क्या है, तो क्रिया की अवधि को काल कह रहे। तो अनुभव काल का मतलब है अनुभव की स्थिति। विचार काल का मतलब है जिस समय विचार कर रहे हैं। कार्य काल का मतलब है जिस समय कार्य व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, काल हर जगह का है। हर जगह है ना, देखिए ना। ठीक है। तो ये हुआ कार्य। नियम क्या है, तो कह रहे हैं आचरण और क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है। इसका सिंपल मतलब है ऊपर से कि हमारा कार्य व्यवहार, मैं थोड़ा लूज भाषा प्रयोग करूंगा, हमारा कार्य व्यवहार जिन मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थित होता है वो नियम। क्रिया, आचरण और क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि जो कह रहे हैं ना, आचरण और क्रिया किस अर्थ में है, कार्य व्यवहार के अर्थ में, क्योंकि कार्य व्यवहार काल में ऊपर नियम लिखा है। उसको ऊपर से जब कनेक्ट करेंगे तो उसका मतलब है कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिसके आधार पर मेरा व्यवहार कार्य नियंत्रित होता है, व्यवस्थित होता है। नियंत्रित का मतलब यहां व्यवस्थित होने से, उसको नियम कह रहे हैं। तो आप बहुत सामान्य ढंग से पूछेंगे ये कौन से नियम है, तो सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। बौद्धिक नियम नहीं आएगा? बौद्धिक यहां पर मुख्य रूप से नहीं आता। बौद्धिक जो आएगा वो विचार काल से जुड़ता है। बौद्धिक नियम जो है वो कार्य व्यवहार के संदर्भ में कम है, विचार के संदर्भ में ज्यादा है। तो आगे 13वें अध्याय में देखेंगे तो वो बात आएगी। तो जैसे भैया नियम को अलग से देखें तो आएगा, और कार्य व्यवहार के संदर्भ में देख रहे तो नहीं आएगा बौद्धिक नियम, ऐसा क्या? जी जी जी, अभी ऊपर से कनेक्ट करने के संदर्भ में मैं उसको रख रहा हूं, क्योंकि जो जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग हो रहा है वहीं उसको फिक्स करना पड़ेगा। समाधान को कह रहे हैं क्यों और कैसे की पूर्ति ही समाधान है। तो ये मुख्य रूप से देखेंगे तो विचार के आयाम की बात कह रहे हैं। आनंद क्या है, तो कह रहे हैं सहअस्तित्व रूपी परम सत्यानुभूति ही आनंद है। तो यहां देखेंगे तो बुद्धि और आत्मा दोनों को मिलाकर के ही आनंद शब्द को प्रयोग कर रहे हैं कि बुद्धि की जगह पर जो तृप्ति है और उसमें आत्मा की तृप्ति शामिल है, क्योंकि परम सत्यानुभूति ऊपर जोर दिए। तो आनंद परमानंद को मिलाकर के ही एक तरह से आनंद कह रहे। और न्याय को जब परिभाषित किए हैं तो कहा है परस्परता में मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। इस परिभाषा में मानवीयतापूर्ण व्यवहार आ गया तो अब उसको परिभाषित फिर से कर रहे कि धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, पूर्ण स्वभाव। तो 3 चीजें बताएंगे, स्वभाव, दृष्टि और प्रवृत्ति। स्वभाव, दृष्टि और प्रवृत्ति। तो स्वभाव कहा धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, पूर्ण स्वभाव। ये प्रधान रूप से चित्त के स्तर की बात है। चित्त के स्तर पर स्वभाव की प्रधानता है। जो अगला है न्याय, धर्म एवं सत्यतापूर्ण दृष्टि, इसको आप देखेंगे तो वृत्ति के स्तर पर प्रधान रूप से बात है।
प्रधान रूप से जुड़े तो सब रहते ही हैं एक दूसरे से। ये कह रहे वित्तेषणा पुत्रेषणा एवं लोकेशनात्मक प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार, ये जो प्रवृत्ति है ये मन के स्तर पर प्रधान रूप से। तो जैसा मन वृत्ति से नियंत्रित होता है, वृत्ति चित्त से नियंत्रित होता है, वही क्रम है। स्वभाव से दृष्टि, दृष्टि से प्रवृत्ति, स्वभाव से दृष्टि, दृष्टि से प्रवृत्ति। तो ऐसा नहीं है कि प्रवृत्ति पूरा ही मन पर है, वह वृत्ति तो ऊपर जुड़ा ही रहेगा, लेकिन स्वभाव से दृष्टि, दृष्टि से प्रवृत्ति, ऐसा नियंत्रित होने का भी क्रम है। तो यह इससे जो फिर बाहर जिए हम व्यवहार, उसको मानवीयतापूर्ण व्यवहार कहा है। अब शब्द तो इसमें भी बहुत आ गए, आप चाहें तो ये परिभाषा फिर लिखें, लेकिन किसी जगह पर आदमी ये मान लेता है कि अब इतने से आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो हर परिभाषा में परिभाषा लिखाती रहेगी, वो कहाँ जाके खत्म होगी। किसी जगह पे जाके तो ये मानना ही पड़ता है कि अब पकड़ो दया क्या है, धीरता क्या है, वीरता क्या है। नहीं तो जिस बात का भी परिभाषा देने जाएंगे, एक शब्द के बदले 10 शब्द आ गया, अब वो 10 शब्द का फिर परिभाषा दीजिए तो 100 शब्द आ जाएगा, 100 शब्द का परिभाषा दीजिए तो 1000 आ जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, रुकेगा कैसे। रुकने का जगह यही है कि किसी जगह पर यह मानना ही पड़ता है कि अब जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं उससे जुड़ा वस्तु आपको पता है। परिभाषाएं रुकती ऐसे ही हैं कि वह हमने अब जो शब्द का प्रयोग किया, जैसे हमने मानव को लिखा मनाकार को साकार करने वाला, तब हम ये मान लिए कि मनाकार आपको पता है, साकार करना आपको पता है, मनस्वस्थता आपको पता है, आशावादी होना आपको पता है, ये मानना ही पड़ेगा। ये नहीं मानेंगे तो मनाकार का परिभाषा लिखिए, मनस्वस्थता का परिभाषा लिखिए, प्रमाणित करने का परिभाषा लिखिए, आशावादी होने का परिभाषा लिखिए, वो 1 से 10 निकलेगा हर बार। तो उसको लाने का जगह यही होता है कि ये सब परिभाषा को लिखते लिखते एक जगह वो लाना पड़ता है जहां आप वस्तु को देख सकें, और आपको वहां से अनुमान बनने लगे तो अब आप लौट लौट करके उन परिभाषाओं का भी अर्थ देख पाते हैं। बट किसी जगह पे जाके तो उसको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो शब्द से शब्द पैदा होता रहेगा। वो हमारे यहाँ रक्त बीज की एक कहानी है, सुने? वो काली माता का फोटो देखे है ना, वो हाथ में वो लिए हुए दिखती है खून पीते हुए। वो कहानी है एक रक्त बीज की, कि रक्त बीज ऐसे राक्षस होते जिनको आप मारेंगे तो खून बहेगा। तो कहते जितना खून नीचे गिरेगा वो बीज की तरह है, तो जैसा बीज से वृक्ष बन जाता है वैसे उसकी रक्त की बूंदों से वैसा ही राक्षस बन जाता है। तब आप 1 को मारिए 10 पैदा हो गया, 10 को मारिए 100 पैदा हो जाएगा, वो जितना खून गिरेगा वो बढ़ता ही जाता है हर बार। तो शब्द से परिभाषा वैसे ही चलता है, वैसे ही चलता है। तो ये जो एशाएं हैं जी एशाएं जो विषयों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जी वही है जी। तो अब ये मेरा कंफ्यूजन है, जैसे प्रवृत्ति वाली बात है जी, मूल प्रवृत्ति ये है बौद्धिक नियम, हाँ प्रवृत्ति की बात है। हाँ बताइए ना। हाँ, तो इसको कैसे इससे कोई जब मूल प्रवृत्ति को हम बौद्धिक नियम के रूप में पहचानते हैं तो उसमें वो 5 चीजें हैं, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय। वो ज्यादा बड़ी चीज है, अच्छा ठीक है। उसके आधार पर ये तीनों चीजों का हम सदुपयोग कर पाते हैं। कौन सी 3 चीजों का? पुत्र का यानी अपने जनबल का, धनबल का, और जो हमारा पहचान होता है, स्वीकृति होता है, यशबल होता है उसका। तो अगर हमारी मानसिकता असंग्रह में, स्नेह में, विद्या में, सरलता में, अभय में प्रतिष्ठित होती है तो उस आधार पर पुत्र का यानी जनबल का, पुत्र का मतलब है जनबल, ठीक है, धनबल, यशबल, ये सब का हम सार्थकता के अर्थ में सदुपयोग कर पाते हैं। उसी से वो व्यवस्थित हो जाता है। तो ये जो प्रवृत्ति है वो उससे इस प्रकार से जुड़ता है। वो जो मूल प्रवृत्ति है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, उस आधार पर ये एसनाएं व्यवस्थित होती हैं। बताइए भैया, कुछ कह रहे? कहिए। नहीं तो मानवीयतापूर्ण, इसलिए मैं देखिए मैं बार बार कहता हूं ये मानवीयतापूर्ण व्यवहार होने का क्या मतलब है। तो उसका मतलब है ये मानवीय स्वभाव को विकसित कर प्रयास किया जाए। अगर आप पूछेंगे इससे अभ्यास का सूत्र क्या निकलता है, तो मानवीय स्वभाव को विकसित करने का प्रयास किया जाए, ये अभ्यास निकलता है। मानवीय दृष्टि को विकसित करने का प्रयास किया जाए, ये अभ्यास निकलता है। और ये जो पुत्र, वित्त और धन है, इसको सदुपयोग करने के, व्यवस्था के अर्थ में इनका सदुपयोग करने का प्रयास किया जाए, उसके लिए अभ्यास किया जाए, ये इसमें से अभ्यास निकलता है। अध्ययन क्रम में ये अभ्यास निकलता है। एक तो है कि हम कहें अनुभव के बाद ये सब स्वभाव हो जाएगा, अच्छी बात है, हो जाएगा तो।
लेकिन नीचे से चलते हुए भी ये स्वभाव को हम विकसित कर सकते कि नहीं, ये दृष्टि को कर सकते कि नहीं? मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं, जिस पर हमने पिछले 15 दिनों में बहुत बार बात किया है कि ये कर सकते हैं, ये हो सकता है। आचरण और व्यवहार, है ना? आचरण मूल चरित्र नैतिकता हो गई, है ना? जी मूल्य को हम समझते हैं, हमारा स्वभाव दृढ़ हो जाए। जी जी धर्म समझते हैं जी मेरा धर्म क्या है, जी समाधान जी 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 तब ये हमारा स्वभाव धर्म के अनुसार होगा। जी दृष्टि वैसी डेवलप होगी, जी वैसी प्रवृत्तियां। जी जी। तो यहाँ पर उसको स्वभाव से ही शुरू कर लिए हैं, ऊपर धर्म तक नहीं ले गए हैं, जानबूझ करके ही कि स्वभाव स्थिर होता है तो नीचे चीजें ठीक होने लगती। इसलिए अध्ययन क्रम में पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वभाव को ठीक करने का। उसके पहले दृष्टि पर भी कुछ काम करना ही पड़ेगा, बट स्वभाव में स्थिरता होने लगे ना तो दृष्टि और प्रवृत्ति व्यवस्थित होने लगता है। स्वभाव में अगर गति करने लगे हम तो उसके साथ दृष्टि और प्रवृत्ति ठीक होने का काम हो ही जाता है। तो जिन जिन भावों में हम जितना जितना गति कर पाते हैं अध्ययन पूर्वक, जैसे स्नेह के भाव में हम जितना गति करते हैं, ठीक, उस अर्थ में हमारा दृष्टि और प्रवृत्ति ठीक होता ही है। प्रवृत्ति मन में जाती है, मुख्य रूप से है तो मन और वृत्ति जुड़ा हुआ, पर मुख्य रूप से मन की जगह पर है अभी, कम से कम इस सूत्र में तो वही है। तो ये देखेंगे तो संपृक्तता का एक्सप्रेशन दिखाए, ठीक, ये जो अनुभव में संपृक्तता हमको अपने में दिखती है उसका अभिव्यक्ति मनुष्य के जीने के चारों आयाम में कैसा होता है, अनुभव आयाम में, विचार आयाम में, व्यवहार आयाम में, कार्य या व्यवस्था में भागीदारी के आयाम में वो संपृक्तता कैसे अभिव्यक्त होती है या अनुभव कैसे अभिव्यक्त होता है वो लिखा हुआ है। तो आप आगे देखेंगे दर्शन में कई जगहों पर ऐसे आपको सूत्र मिलेंगे कि विचार में समाधान ही अनुभव है, व्यवहार में न्याय ही अनुभव है। वो इसी आशय से प्रयोग कर रहे हैं कि वही अनुभव जब विचार में अभिव्यक्त होता है तो समाधान के रूप में दिखता है। इस कह रहे हैं कि विचार में समाधान अनुभव ही है, व्यवहार में न्याय अनुभव ही है। अभ्यास दर्शन एक जगह कहता है व्यवसाय में समृद्धि भी अनुभव ही है। वो उस अनुभव का लूज प्रयोग है, एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं हम उसको, एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं कि उस अनुभव के प्रकाश में जहां जहां जो जो हो रहा है वो सबको अनुभव नाम देते जा रहे हैं। ठीक है, चॉइस है, दीजिए। ये तो भाषा है और एक समय पर धीरे धीरे आदमी भाषा को लक्ष्यदार बनाने ही लगता है, साहित्यिक अलंकृत ये सब होने ही लगता है। क्या करेगा आदमी का क्रिएटिविटी है, कुछ तो करेगा ही। मानवीय स्वभाव, मानवीय दृष्टि, मानवीय प्रवृत्ति से व्यवहारिक मान्यता को जाना जी और तभी न्याय होगा। जी, इसी को न्याय कह रहे हैं। तो ये बता दिए। फिर कह रहे कि अस्तित्व में से के लिए जानने, मानने, पहचानने, जानने पहचानने और अनुभव, मानना भी जोड़ दीजिए तो कुछ बुरा नहीं है, अनुभव करने का प्रयास व अध्ययन मानव करता रहा है, करता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा जोड़ करके ना हम ये सारे को अध्ययन से लाना चाह रहे हैं कि ये संपृक्तता जो हमारा गोल दिखा कि संपृक्तता में अनुभव, उसके आधार पर विचार में समाधान, उसके आधार पर व्यवहार में न्याय, फिर व्यवसाय में नियम। अब मैं अपना वाला भाषा ले आता हूं। ठीक है, ये हमारा पूरा फैलाव हो गया। इसके लिए अध्ययन और अभ्यास, तो उस बात को अब धीरे धीरे जोड़ेंगे कि इसका प्रयास हर काल से करता ही रहा है, करता ही रहा है। इस बात को एक्सपेंड करेंगे आगे। अभी तो पिछले को ही एक बार फिर से एक्सपेंड कर रहे हैं कि ज्ञान को अनुभव काल में आनंद, पीछे जो शब्द आ गए थे ना सब, वो अब याद आया है परिभाषा, तो वो दे रहे हैं। ज्ञान को अनुभव काल में आनंद, सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण सत्य, ज्ञान में समस्त क्रियाएं संरक्षित और नियंत्रित होने के कारण लोकेश, सर्वत्र एक सा विद्यमान होने के कारण व्यापक, चैतन्य के साथ चेतना, आत्मा से सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा, प्रत्येक वस्तु सत्ता में संपृक्त सक्रिय रहने के कारण से इसे निरपेक्ष ऊर्जा तथा अपरिणामिता के कारण पूर्ण संज्ञा है। तो अब आप पहले पेज में देखेंगे जो शब्द था ना, परमात्मा, ईश्वर, लोकेश, चेतना, शून्य, निरपेक्ष ऊर्जा, पूर्ण, वो सब का परिभाषा आ गया। सिर्फ एक ईश्वर बच गया। वो इसलिए बच गया क्योंकि पुरानी किताब से नई किताब में चेंज करते समय उसका ध्यान नहीं रखा गया है या नहीं रख पाए। तो परिभाषा पुरानी किताब में दी हुई थी, सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण ईश्वर,
अभी वो ईश्वर बदल गया सत्य में, यहाँ तो बदल गया, वहां नहीं बदल पाया है। यहाँ तो बदल गया, वहां नहीं बदल पाया है। तो आप कोई एक कंसिस्टेंसी ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता ये भी कहना है कि सारा समस्त ऐश्वर्य व्यापक में समाया है ना। वो भी आगे 11वें 12वें अध्याय में उसको प्रयोग करेंगे, उसको भी प्रयोग करेंगे। तो परिभाषा दे दिए सभी शब्दों की, पूरा हो गया। तो लास्ट में जो अध्ययन से जोड़े, अब इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो अगला सूत्र कहता है सहस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। सहस्तित्व में अनुभव में से के लिए अध्ययन है। ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान रूप में प्रमाण है, यानी ज्ञान ही विवेक के रूप में और विज्ञान के रूप में अभिव्यक्त होता है। यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है। इसके आगे कहते, इसी का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए, ये परिभाषा अपने में बता रहा है कि यहाँ ज्ञान व्यापक वस्तु को कह रहे हैं। यहाँ जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान या जो अनुभव बोध, इसको ज्ञान नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो तो क्रिया है। अनुभव एक क्रिया है, बोध एक क्रिया है, लेकिन परिभाषा ही दिख रहा है स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए। तो साफ है कि व्यापक वस्तु के संदर्भ में इसको प्रयोग कर रहे हैं। और वो उदाहरण जो मैंने पहले दिया था आपको कि ज्ञान होने को देखेंगे तो जीवन में होगा, ठीक है, लेकिन ज्ञान हो किस वस्तु का रहा है या किस वस्तु में हो रहा है, तो व्यापक में एक्सपीरियंस कहिए, उसको अनुभव कहिए, जो भी कहिए, पूर्वक ज्ञान हो रहा है। इसलिए व्यापक वस्तु को भी ज्ञान शब्द से इंगित कर रहे हैं। तो जैसा दही को खट्टा कह रहे हैं, वैसा व्यापक को ज्ञान कह रहे हैं, जीवन क्रिया में ज्ञान होने के आधार पर। तो ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए मानव जीवन में अनुभव स्थिति में आनंद सहज वैभव प्रमाण है। तो व्यापक का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? तो अनुभव काल में आनंद के रूप में, आनंद के रूप में। इसके आगे जो कह रहे हैं अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति ही ज्ञान है। अब ये ज्ञान देखेंगे तो ये जीवन क्रिया वाला ज्ञान है। अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति ही ज्ञान है जब कह रहे हैं, तो अब ये व्यापक वस्तु को ज्ञान नहीं कह रहे। अब तो अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति बुद्धि से लेके मन तक होगा या फिर बाहर होगा। तो अब क्रिया हो गया ये, अब क्रिया हो गया ये। तो वो पकड़ना जरूरी है, पकड़ना जरूरी है। तो ध्यान वही दिला रहे कि इन क्रिया में उसको देखेंगे, ठीक है, और वो वहां दिखता है, इस आधार पर व्यापक को ज्ञान नाम दे रहे। तो आगे कह रहे हैं ज्ञान ही जागृत मानव में समस्त सकारात्मक क्रियाओं का आधार अथवा प्रेरणा स्रोत है। अब यहाँ पे ज्ञान किस व्यापक है? व्यापक ही है, और क्या। आखिरी भी पढ़ ही देता हूं। ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, साफ ही है कि व्यापक के लिए इंगित कर रहे हैं। इसकी ही शून्य संज्ञा है, क्रियाहीनता की स्थिति की शून्य संज्ञा है। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों शून्य और ज्ञान एक ही वस्तु है, उसको तर्क संगत ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं जैसा कि पहले बता चुका हूं, हर तर्क का प्रतितर्क संभव है। तो तर्क से सिद्ध नहीं हो जाता है कि ऐसा ही है। तर्क से हमने वस्तु को अभी अनुभव नहीं किया है, फिर भी उसका एक अनुमान बन जाता है, इसलिए कि हमको अभी अनुभव नहीं हुआ है व्यापक वस्तु ज्ञान स्वरूप में, लेकिन वो तर्क ढंग से एक अनुमान बन जाए, इसलिए शून्य और ज्ञान को जोड़ करके बता रहे हैं। तो कह रहे हैं क्रियाहीनता यानी क्रिया के नहीं होने की स्थिति, क्रियाहीनता का मतलब क्रिया का नहीं होना की शून्य संज्ञा है, तथा ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार और प्रेरणा स्रोत है। अतः ज्ञान और व्यापक सत्ता दोनों एक ही सिद्ध होते हैं, तथा इसमें अवस्थित होने से ही इकाई के लिए प्रेरणा प्राप्त है। तो इकाई प्रेरित है, व्यापक में प्रेरणा प्राप्त है। तो इकाई में जीवन में ज्ञान होता है, व्यापक ज्ञान स्वरूप है। इकाई आनंद महसूस करती है, व्यापक आनंद स्वरूप है। और लास्टली कह रहे हैं ज्ञान से रिक्त और मुक्त इकाई नहीं है, यानी हर इकाई व्यापक में ही डूबी भीगी घिरी है।
तो उससे रिक्त नहीं है, उससे मुक्त नहीं है। मुक्त का मतलब उससे फ्री नहीं है, रिक्त का मतलब जहां इकाई है वहां भी वो है, छोड़ नहीं रखा है, हटता नहीं है। जहां इकाई जाती है वहां से व्यापक हटता नहीं, इसलिए व्यापक से रिक्त नहीं है, और उससे जुड़ा ही रहता है प्रेरणा के रूप में, प्रभाव के रूप में, अगर मैं लूज भाषा कहूं तो इसलिए मुक्त भी नहीं हो पाता। तो आगे आपके प्रश्न को लेने के पहले मैं 2 बात इसमें कहूंगा। एक तो ये कि पूरे किताब को अगर आपको संक्षेप में पढ़ना हो ना, तो अब आप इस अध्याय को एक बार पढ़े ना, अब सिर्फ इसके आप बुलेट पॉइंट्स को पढ़ सकते हो, जो डॉटेड दिख रहा ना, अब आपको परिभाषाएं पता चल गई। तो अब इसको पढ़ना हो कि संक्षेप में अध्याय में क्या कह रहे हैं, तो आप सिर्फ उसके डॉटेड लाइन को पढ़ सकते कि मैं नित्य सत्य शुद्ध एवं बुद्ध व्यापक सत्ता में, अब हम पढ़ रहे हैं तो हमको परिभाषा पता है। तो मैं नित्य सत्य शुद्ध एवं बुद्ध व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूं। जागृत मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में गण्य है। व्यापक पूर्ण और इकाइयां अनंत हैं। व्यापक सत्ता जागृत मानव में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संपृक्त अविभाज्य रूप में विद्यमान है। यही सहस्तित्व है। सहस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। सहस्तित्व में अनुभव में से के लिए अध्ययन है। ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान रूप में प्रमाण है। यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है। ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, इसकी ही शून्य संज्ञा है। ऐसा इसको अब पढ़ा जा सकता है, एक बार वो बैकग्राउंड बन जाए तो, और फ्लो मिलेगा आपको, पूरा फ्लो मिलेगा, टूटेगा नहीं। 1-2 बात और बता दूं आपका प्रश्न लेने के पहले, अगर आपका इजाजत हो तो। एक बात, इसमें में से के लिए शब्द बार बार आता रहेगा, उसका एक जनरल मैं आपको बता देता हूं, फिर उसको आप स्पेसिफिक अलग अलग जगहों पर देख पाएंगे। के लिए जो होता है ना, वो बताता है लक्ष्य को, किसके लिए घास लाए हैं, किसके लिए, गाय के लिए। खाना बनाए हैं, किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो के लिए जो बताता है ना, ये लक्ष्य को बताता है, प्रयोजन को बताता है, पर्पस क्या है उसका वो बताता है। तो अध्ययन किस लिए, अनुभव के लिए, यानी अध्ययन का लक्ष्य क्या है, अनुभव है। इसलिए कई बार जब जोर से ध्यान दिलाना होता लोगों को तो कहते हैं अनुभव नहीं हुआ तो कुछ अध्ययन नहीं हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ अध्ययन नहीं हुआ है, ध्यान दिला रहे हैं कि पूरा नहीं पढ़ा है तुम्हारा। तो के लिए ये बताता है, लक्ष्य को बताता है, प्रयोजन को बताता है, ठीक है, के लिए। ठीक है, तो साध्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उसको के लिए बताता है। साध्य क्या है, ठीक है। से जो है वो बताता है किससे, तो मैं लिखता हूं, कलम से लिखता हूं, ठीक है, किताब से पढ़ता हूं, ये साधन को बताता है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रक्रिया के दौरान किसका प्रयोग कर रहे हैं। तो साधन से जो बताता है, ये साधन को बताता है कि प्रक्रिया के दौरान भी साधन की तरह प्रयोग होता है, एक सहयोगी साधन की तरह प्रयोग होता है। इसलिए से कह रहे, से कह रहे। ठीक, में क्या है, तो में का मतलब है किसमें, कहां, कहां, किसमें, तो घर में। पूछते ना किसी चीज को, आप पूछते किस बर्तन में रख दूं, ठीक है, कहां रख दूं, उसका आधार ढूंढ रहे हैं आप, आधार ढूंढ रहे हो, जगह ढूंढ रहे हैं जहां उसको होना है। तो में बताता है कि किस में होगा, किस वस्तु में होगा।
तो के लिए जो है वो साध्य को बताता है, प्रयोजन को बतलाता है। से जो है ये साधन को बताता है, साधन को बताता है किससे। तो लक्ष्य के दौरान भी उसका प्रयोग है, इस रूप में से है। और कहाँ हो रहा है, किसमें हो रहा है, कौन कर रहा है, उस जगह पर देखेंगे तो मैं। जैसे इसका एक उदाहरण मैं दे दूं, अनुभव मानव में से के लिए, ऐसा आपको शब्द मिलेगा। ठीक है, तो अनुभव किसकी जरूरत है, किसके लिए है? मानव के लिए है, ईंट पत्थर के लिए नहीं। पेड़ पौधों को नहीं जरूरत है अनुभव की, पशु पक्षियों को नहीं जरूरत है अनुभव की, मानव के लिए। अनुभव कहाँ होगा? मानव में ही होगा। किसमें होगा? मानव में होगा। तो मानव में है और मानव के लिए। ये हर बार जरूरी नहीं होता है कि ये दोनों चीज है। आप मिठाई लाए हैं, किसी और के लिए लाए हैं, ठीक, तो मिठाई अलग चीज है, किसके लिए में अलग है। वे बच्चे के लिए मिठाई लाए हैं, ठीक, तो मिठाई अलग है, किसके लिए अलग है। लेकिन यहां आप देखेंगे ना, तो अनुभव मानव में ही हो रहा है, मानव के लिए ही हो रहा है। ठीक, और किससे देखेंगे तो उसका मतलब यह है कि प्रक्रिया देखेंगे उस पूरे में, तो वो मानव के अंदर ही घटित होने वाली क्रिया है। और उस प्रक्रिया के दौरान अनुभव संपन्न व्यक्तियों का सहयोग है। तो करने वाला भी मानव ही है, जो उसको करेगा वो मानव ही है, जहां होगा वो मानव ही है, और उसका उपलब्धि जिसको मिलेगा, उसका फायदा जिसको मिलेगा, उसका फल परिणाम जिसको मिलेगा, वो भी मानव ही है। तो मैं ही कर रहा हूं, मुझ में ही हो रहा है। ये भी जरूरी नहीं होता कि करना होना दोनों एक जगह हो। मैं फावड़ा हूं तो धरती पर काम हो रहा, मुझ में नहीं हो रहा, कर तो मैं ही रहा हूं। ठीक है, तो करने वाला भी मैं हूं, से की जगह पर यह दिल ध्यान दिलाता है। हो भी मुझ में रहा है, ये मैं है, मैं है, और उसका उपलब्धि भी हम ही को मिलना है, ये के लिए, ये के लिए। तो जैसे कह रहे हैं सहअस्तित्व में से के लिए अध्ययन है, तो अध्ययन किसके लिए है? तो सहअस्तित्व में अनुभव के लिए अध्ययन है। अगर मैं उसको शार्प करूं अभी मैं को, तो हमने कह दिया सहअस्तित्व में से के लिए अध्ययन है। ठीक है, तो ये जो के लिए है, ये किस बात के लिए है? तो अनुभव के लिए। ये जो अध्ययन कर रहे हो किसके लिए? तो सहअस्तित्व में अनुभव के लिए अध्ययन। ये अध्ययन जो हो रहा है, ये सहअस्तित्व पूर्वक ही हो रहा है, इसलिए से है कि प्रक्रिया के दौरान भी उस अनुभव तक पहुंचने के लिए जो अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन भी सहअस्तित्व पूर्वक ही हो रहा है, परस्परता में ही हो रहा है। इस रूप में से है, से है। और हो कहां रहा है आप देखेंगे तो ये पूरे अस्तित्व का होना ही सहअस्तित्व पूर्वक है। तो कोई भी घटित हो रही है तो सहअस्तित्व में ही हो रही है, चाहे वो अध्ययन की क्रिया ही क्यों न हो। तो अध्ययन की क्रिया सहअस्तित्व में हो रही है, सहअस्तित्व पूर्वक हो रही है, और हम सहअस्तित्व में अनुभूत हो जाएं इसके लिए हो रही है। तो अध्ययन सहअस्तित्व में हो रहा है, सहअस्तित्व पूर्वक उसकी पूरी प्रक्रिया है, और उपलब्धि देखेंगे तो सहअस्तित्व में अनुभूत होना है, अनुभूत होना है। सोचिएगा इस पर, हम बहुत अभी इमीडिएटली इस पर रिस्पॉन्ड करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन सोचिए। कल सुबह कोई प्रश्न होगा तो ले लेंगे इसको, लेकिन उतना समय मैं सोचता हूँ सोचने के लिए छोड़ दूं। जी भैया, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। हम ये कह रहे थे कि ज्ञान व्यापक है और ज्ञान क्रिया है। तो इस तरह देख पा रहे थे कि जो चैतन्य इकाई है वो ज्ञान में है, और जो ज्ञान में होने से वो जब ज्ञान को व्यक्त कर पा रही है तो सापेक्ष शक्ति के रूप में व्यक्त कर पा रही है, तो वहाँ उसको क्रिया कह रहे हैं। और ज्ञान व्यापक के रूप में प्राप्त है तो वहाँ ज्ञान क्रिया शून्य है। ऐसा कुछ है? करीब करीब ठीक कह रहे हैं आप। और आप सही कर दीजिए। नहीं, उतना पर्याप्त है, उतना नहीं, ठीक है।
मुझे लगता है एक पॉइंट से ज्यादा जो है वो भाषा लेने के बदले जो है ना एक्सपीरियंस ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता चला जाता है जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं। तो मुझे लगता है जैसे जैसे बात कहते हैं ना कि भाषा भी वन ब्लॉक में नहीं है, तो साक्षात्कार की जगह पर, बोध की जगह पर, अनुभव की जगह पर हम लोग एक काम चलाओ भाषा प्रयोग करते हैं तो उतना ठीक है। क्योंकि भैया जी कहीं ज्ञान को स्पष्ट रूप से दर्शन ने क्रिया नहीं कहा। देखिए इतना साफ नहीं है कि नहीं है। जब कह रहे हैं अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति ही ज्ञान है, हाँ, तब आप क्या कहिएगा ज्ञान को? यहाँ पर सेंस आ रही है। जब आप जीवन ज्ञान कहते हैं तो कौन सा ज्ञान है? हाँ, जीवन ज्ञान। जब आप सहस्तित्व दर्शन ज्ञान कहते हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान कहते हैं, तो क्या है? बात तो आपकी सही है, पकड़ में आ रही है कि भाई ज्ञान स्पेशल नहीं कहा गया कहीं कि ज्ञान को क्रिया शून्य ही कहा गया, क्रिया न होते हुए सभी क्रियाओं का आधार प्रेरणा। तो उपकरने का है, मैं तो उसको खुला ही इसलिए अभी छोड़ दे रहा हूं कि उस पर रिफ्लेक्ट करिए। कोई प्रश्न होगा तो कल रिस्पॉन्ड करेंगे, बट थोड़ा सोचना महत्वपूर्ण है इस पर। देखिए धीरे धीरे सोचना शुरू करिए, ध्यान देना शुरू करिए, तो वस्तु का से साथ आपका रूबरू होना शुरू होगा। लग तो यही रहा है जैसे जड़ में और चैतन्य में व्यापक प्राप्त होने पर जो उसका प्रकटीकरण है, वही वो दोनों को ऊर्जा कहते हैं ना। ये ठीक है कि एक में सापेक्ष लगा दिए, एक में निरपेक्ष लगा दिए, बट कह तो दोनों को ऊर्जा रहे हैं कि नहीं? दोनों ऊर्जा। अभी सापेक्ष निरपेक्ष को एक बार साइड कर दूं तो कह तो दोनों को ऊर्जा ही रहे हैं ना। ठीक है, सहज शब्द जो है ना ज्यादातर जगहों पर वो तो का के की वाले जितने शब्द थे ना उसको रिप्लेस करने के अर्थ में प्रयोग हुआ है। का के की ये जितने थे ना ये सबको रिप्लेस करने के लिए उसका प्रयोग हुआ है। उसका भी एक कारण है कि कई बार का शब्द, ये हिंदी से आता है कि कई बार का शब्द जो इंगित करता है ना दो अलग अलग वस्तु को करता है। जैसे राम की गाय, तो राम अलग है, गाय अलग है, ठीक है। लेकिन जब कहते हैं सहअस्तित्व का अनुभव, तो ऐसा नहीं है कि अनुभव अलग चीज है और सहअस्तित्व अलग चीज है। अनुभव करने वाली इकाई उस सहअस्तित्व में रहते हुए अनुभव कर रही है, न कि उससे बाहर होकर के अनुभव कर रही है। जैसा राम और गाय अलग है, ऐसा नहीं है कि देखने अनुभव करने वाला अलग है, अनुभव करने वाली वस्तु अलग है। वो दोनों मर्ज्ड है। इसलिए का के बदले कई बार में शब्द का प्रयोग किया गया है अनुभव के लिए। ये बार बार आपको आगे पीछे चलता रहेगा कि ये का होना चाहिए कि में होना चाहिए। भाषा आपको दोनों मिलेगी दर्शन में। में कहते हैं इस बात पर ध्यान दिलाने के लिए कि अनुभव करने वाली इकाई भी सहअस्तित्व में ही है, सहअस्तित्व से बाहर होकर के अध्ययन नहीं कर रही है। जैसे हमको अछूटी संस्थान के बारे में कुछ कहना हो तो मैं उससे बाहर होकर के भी कुछ कह सकता हूं, आप उसके अंदर खड़े होकर के भी कुछ कह सकते हैं। तो आपके लिए वो में है, मेरे लिए वो का है, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर खड़ा होकर के बात कह रहा हूं। तो हिंदी भाषा का इस तरह से प्रयोग होता है का और में का, ठीक है। लेकिन आप जब भी ये प्रश्न हमसे पूछेंगे कि अनुभव की वस्तु क्या है, तो आप तो प्रश्न ही की से पूछ रहे हो, तो हमको उत्तर यही बनेगा कि अनुभव की वस्तु सहअस्तित्व है, तो हम क्या कह रहे हैं। अगर आप टेक्निकल प्रश्न पूछोगे तो ये प्रश्न नहीं बनेगा कि अनुभव की वस्तु क्या है, प्रश्न ये बनेगा कि अनुभव में वस्तु क्या है। लेकिन ये प्रश्न पूछने का भी अभ्यास नहीं है हमको, वरना प्रश्न बनेगा अगर सहअस्तित्व में अनुभव हमको उत्तर देना है तो प्रश्न भी यही बनेगा कि अनुभव में वस्तु क्या है। प्रश्न ये नहीं बनेगा कि अनुभव की वस्तु क्या है। तो सामान्य हिंदी में वो का की चलता रहता है कि उसका कंटेंट क्या है, उसकी वस्तु क्या है, इसलिए हम प्रयोग कर लेते हैं। तो अनुभव की वस्तु क्या है, तो वैसा अस्तित्व है, व्यापक है, जो भी कहिए। लेकिन में इस बात को ध्यान दिला रहे हैं कि ये जो इकाई अनुभव कर रही है वो बाहर होके नहीं कर रही है। तो हम घर से बाहर होके घर को नहीं देख रहे हैं, घर में हुए घर को देख रहे हैं, इसलिए वो में है। लेकिन आप का भी कह रहे हैं तो बात ध्यान में रहे, में कह रहे हैं तब भी ध्यान रहे। मुख्य बात यह है कि दृष्टा उसका एक हिस्सा है, देखने वाला भी जो है वो उसी सहअस्तित्व का एक हिस्सा है और उसमें बने रहते हुए उसको देख रहा है, बाहर निकल के नहीं देख रहा। तो ये अंतर है में और का जो बार बार आता रहेगा। तो में कहने से बार बार इस पर ध्यान दिला रहे हैं, सहअस्तित्व में अनुभव करने कहने से कि अनुभव करने वाली इकाई सहअस्तित्व में ही है, बाहर कहीं नहीं है कि वो सहअस्तित्व से बाहर निकल गई है और फिर सहअस्तित्व में अनुभव कर रही है।
अभी हम लोग दही का आस्वादन करते हैं, आपका रसगुल्ला छोड़ देते हैं, तो दही अलग है, मैं अलग हूं। ठीक है, ये दो वस्तु अलग है। लेकिन अनुभव की जगह पर देखेंगे तो मेरा होना व्यापक में होना है कि नहीं, बाहर नहीं है, अलग नहीं है किसी भी काल में। इसीलिए क्यों प्राप्ति योग है, प्राप्ति योग नहीं तय है, प्राप्ति योग। तो उसकी सारी बात करते हुए भाषा को आपको एक पॉइंट पर थोड़ा लो ही करना पड़ता है और वस्तु को देखने से ही काम शुरू करना पड़ता है, तो धीरे धीरे उसका ग्लिम्स बनने लगता है कि क्या कह रहे हैं। तो ये अंतर है का और मे का, है ना। लेकिन दही अलग देश में है, मैं अलग देश में हूं, अलग है। लेकिन व्यापक के साथ ऐसा नहीं है, जिस देश में मैं हूं उसी देश में व्यापक भी है, यहां अलग नहीं है। हम और आप अभी अलग अलग हैं, आप वहां हैं, मैं यहां हूं, लेकिन एक ही हॉल में है। तो ऐसे ही है कि वो व्यापक जो है वो वहां भी है जहां हमारा होना है। अविभाज्य होने के कारण जी भाषा बनेगी इकाई को सहअस्तित्व में सहअस्तित्व का अनुभव। हाँ, अब आप एकदम ठीक पकड़ रहे हैं उसको कि ऐसे ही भाषा देने का कोशिश करेंगे और क्या करेंगे। देखिए, सारा भाषा एक प्रयास है, सारा भाषा एक प्रयास है। भाषा है तो सहअस्तित्व का प्रकटीकरण या कुछ और? वही मैं उसको कहूंगा, तो सहअस्तित्व को इंगित करने के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा आएगा। इसमें क्रिया का दो भेद करेंगे, रूप और शब्द, चौथे अध्याय में आएगा। तो मैं जितनी बातों को भी कह रहा हूं ये सब का और व्याख्या आएगा आगे। तो चौथे या पांचवें अध्याय में कहते समस्त क्रियाएं रूप और शब्द के भेद से, उसको और व्याख्यायित करूंगा कि क्या मतलब है उसका। तो जितनी बातें अभी आ रही हैं ना, पूरी नहीं भी पकड़ में आ रही हो तो थोड़ा धैर्य रखिए। चौथे, पांचवें, छठे अध्याय तक जाते जाते ये सब बातें जितनी अभी नहीं पकड़ में आ रही होगी वो भी आ जाएगी। 5 अध्याय में मानता हूं कि वहां तक जाते जाते अस्तित्व, प्रकृति, मानव का प्रयोजन और निर्भरता ही विश्राम, यहां तक आते आते ये बातें इतनी बार रिपीट हो जाएगी कि उसके बाद जितने भी अभी प्रश्न होंगे वो गिर जाएंगे। तब तक थोड़ा धैर्य रख के ही चलना होगा। उसका कारण यही है कि ये अप्रोच ऊपर से लिया हुआ है कि हम अस्तित्व से ही डिस्क्रिप्शन को शुरू कर रहे हैं, तो एक ही बार पूरा बॉक्स खुल गया है। ठीक है, अब एक का बात कर रहे हैं। वैसा है जैसे कमरे का बात हमने एक साथ शुरू कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे उसमें से सोफा, कुर्सी, टेबल, बेंच, तख्त सबको धीरे धीरे फैला रहे हैं। तो हॉल का पिक्चर और बढ़िया बनता जाएगा धीरे धीरे। तो 5 अध्याय तक आते आते मैं मानता हूं कि पूरा डिस्क्रिप्शन एक लेवल पर बन जाएगा। तो हम 5 अध्याय के बाद एक बार आराम से रुक जाएंगे, जितने प्रश्न होंगे वो सबको ठीक से एक बार और रिस्पॉन्ड कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा अपने में रिफ्लेक्शन के काम को शुरू किया जाए। वस्तु ऑब्जर्व करने का जो काम है उसको धीरे धीरे शुरू करने का आदत डाला जाए। जितना बन सकता है हमसे उतना ऑब्जर्व किया जाए। व्यापक वस्तु ठीक है, अनुभव नहीं होता है, लेकिन एक स्पेस के रूप में तो अनुमान बनता ही है ना, उसी ऑब्जर्वेशन को शुरू करें। उतने से भी ये बात पता चलती है कि जहां इकाई है वहां भी व्यापक वस्तु है। तो पारगाम्यता में क्या कहना चाह रहे हैं उसका सेंस बनेगा आपको। ठीक है, पारगाम्यता अनुभव की वस्तु है, मैं भी मानता हूं, लेकिन अभी भी आप जब स्पेस के रूप में व्यापक वस्तु को देखते हैं तो इस बात का सेंस तो अपने में बन ही पाता है कि जहां इकाई है वहां भी स्पेस का होना है। तो पारगाम्यता का कुछ ग्लिम्स तो मिलेगा आपको, हमको, किसी को भी। ये ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे शुरू किया जाए तो उससे इसकी गहराई और बारीकियां ठीक से और अच्छे से पकड़ में आएगी और शब्द धीरे धीरे साइड होने लगेंगे, वस्तु धीरे धीरे प्रमुख होने लगेगा। फिर ये जो शब्दों में उलझन या अंतर विरोध है उससे भी हम बाहर निकल पाएंगे अगर कहीं लगता है तो, और शब्दों में संगीतमयता को हम ज्यादा अच्छा देख पाएंगे। बट धीरे धीरे उसको करना है। तो आज तो हमको एक अध्याय करना था और पूरा हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। कल सुबह हम 9:30 बजे मिलेंगे, तो इस पर जो भी प्रश्न होगा उसको बात कर लेंगे,
फिर अध्याय 2 को शुरू कर लेंगे।